नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आत्माराम आप सबका भारतीय संविधान के 1000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। प्रथम पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर में जाकर जरूर देखें। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इन क्वेश्चनों के पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से, और वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक पीडीएफ उपलब्ध हुई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक दिन मेरी करंट अफेयर की और राष्ट्रीय पुलिस की स्पेशल क्लासें रहती हैं, जो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या शर्त नहीं है दोस्तों। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद यानी लोकसभा का सदस्य चुन जाने की योग्यता रखता हो, या देश का नागरिक हो। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर है पढ़ा लिखा हो। दोस्तों व्याख्या देखते हैं। हमारे संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो तभी राष्ट्रपति का चुनाव के लिए योग्य होगा। तो दोस्तों पढ़ा लिखा या साक्षरता के संबंधित हमारे संविधान में राष्ट्रपति के प्रति कोई योग्यताएं नहीं है दोस्तों। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों एक सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 55। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 52। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। किस अनुच्छेद में? 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? देखते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? किसके द्वारा चुना जाता है? तो आंसर है दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यानी दोस्तों मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है दोस्तों। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होंगे निर्वाचित, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या नियुक्त, या ए और ब दोनों। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? अप्रत्यक्ष। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। व्याख्या देखने पर दोस्तों आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हल हो रहे हैं दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में? 55 में दिया हुआ है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है दोस्तों? एक विधेयक है दोस्तों, यह कानून बनाने के लिए विधेयक होता है, वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राज्यसभा में पारित होने के बाद, लोकसभा में पारित होने के बाद, लोकसभा या राज्यसभा में पारित होने के बाद, या जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है दोस्तों जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है विधेयक को। व्याख्या देखते हैं। कोई विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, तभी विधेयक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? यानी कानून बनेगा। तो दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति स्वीकृति अनिवार्य है, तभी क्या बनेगा? विधेयक, वो आगे जाकर कानून बनेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद है दोस्तों 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 61। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 61 यानी 61। व्याख्या देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान में कदाचार के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग को की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। और किस आधार पर? कदाचार, संविधान में कदाचार के आधार पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो कौन से सदस्य होते हैं दोस्तों? अल्पसंख्यक होंगे या एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे या विशिष्ट क्षेत्र से व्यक्ति होंगे या राष्ट्रपति की इच्छा पर? तो क्या होगा दोस्तों आंसर है दोस्तों एंग्लो इंडियन। व्याख्या देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है। दोस्तों, तो लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है दोस्तों? 2 सदस्य। और राज्यसभा में कितने करता है दोस्तों? 12 सदस्य। और संपूर्ण संसद में पूछा जाए तो दोस्तों कितने सदस्य हो जाएंगे? 2 + 12 कितने हो जाएंगे? 14 सदस्य। तो लोकसभा में कैसे सदस्य दोस्तों? एंग्लो इंडियन। और अनुच्छेद 331 के अनुसार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन बुलाता है? दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर है भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोस्तों, क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। दोस्तों, बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों, कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और बुलाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों, अनुच्छेद 370 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार। तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 356 के अनुसार। व्याख्या देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में आपातकाल लागू कर सकता है। दोस्तों, तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? 356 के तहत राष्ट्रपति संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या रखी गई है? यानी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने समय के अंदर अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान है? तो क्या होगा दोस्तों? 1 माह के अंदर, 4 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के माह। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 माह के अंदर अंदर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे भरा जाता है। दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक रिक्त नहीं रहा जा सकता। तो किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 62 के अनुसार 6 माह से अधिक पद खाली नहीं रह सकता। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? दोस्तों, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 111। व्याख्या देखते हैं।
भारतीय संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होने पर उस पर रोक लगाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद के तहत रोक लगा सकते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन में या उपयुक्त में से किसी भी नहीं। दोस्तों किस सदन में महाभियोग शुरू किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं, भारत के संविधान पर संविधान के कदाचार के आधार पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है दोस्तों। किसी भी सदन पर में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, और अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। तो क्या होगा दोस्तों आंसर? आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 74। व्याख्या देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो अनुच्छेद है दोस्तों 74 यानी 74 अनुच्छेद में दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन कई बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होता है दोस्तों सामान्य कार्यकाल? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर है दोस्तों 5 वर्ष। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद धारण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह 5 वर्ष से पहले भी कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे दोस्तों, आज के एकमात्र उदाहरण है। कौन से दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जो आज तक दोस्तों सर्वसम्मति चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ तथा राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए संविधान द्वारा किस पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो किसका किया गया है दोस्तों? महान्यायवादी का, मुख्य न्यायाधीश का, राष्ट्रपति का या नियंत्रक महालेखा का? किसका किया गया है दोस्तों पदाधिकारी का नियुक्ति का प्रावधान? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर है दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। व्याख्या देखते हैं, संघ तथा राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए संविधान द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया है दोस्तों। तो किसका पद किया गया है दोस्तों? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों? यानी भारत के संविधान के किस भाग में वर्णन मिलता है दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक का? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में? क्या आंसर होगा दोस्तों? आंसर है दोस्तों भाग 5 में। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो किस भाग में? भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक
भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक मालिका परीक्षक को किसका मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है दोस्तों? किस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? प्राकलन समिति का, लोक लेखा समिति का, सार्वजनिक उपकरण समिति का या विभागीय समिति का? किस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है दोस्तों नियंत्रक मालिका परीक्षक को? आंसर क्या होगा दोस्तों? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, नियंत्रक मालिका परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामले में संसद की लोक लेखा समिति को तथा राज्यों के मामले में राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति को जांच के लिए सौंपी जाती है। इसलिए मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है दोस्तों। किस लिए कहा जाता है दोस्तों? यानी कि नियंत्रक मालिका परीक्षक की रिपोर्ट केंद्र सरकार के मामले में संसद के लोक लेखा समिति और विधानमंडल के लोक लेखा समिति को दी जाती है, सौंपी जाती है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ के लेखन संबंधी प्रतिवेदनों को भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक किसके समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों? यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों संघ, राज्य नहीं दिया हुआ है। संघ के लेखन संबंधी प्रतिवेदनों को भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा? आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति। व्याख्या देखते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक संघ के लेखों संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा राज्यों के लेखों संबंधी प्रतिवेदन को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों, यानी एक संवैधानिक पदाधिकारी को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन सा पदाधिकारी नियुक्त करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा? किसके द्वारा दोस्तों नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। व्याख्या देखते हैं, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 148। तो कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान द्वारा किस प्राधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी के रूप में की जाती है दोस्तों, यानी वॉच डॉग के रूप में की गई है? किस पदाधिकारी के लिए की गई है दोस्तों? महान्यायवादी के लिए, राष्ट्रपति के लिए, नियंत्रक मालिका परीक्षक के लिए या प्रधानमंत्री के लिए? यानी संविधान द्वारा किस प्राधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी के रूप में यानी वॉच डॉग कहा जाता है उसे दोस्तों? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? नियंत्रक मालिका परीक्षक। व्याख्या देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक मालिका परीक्षक भारत का प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की सह-परीक्षा करेगा। इस संबंध में यह प्रतिवेदन देगा कि क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया। तो किस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों? 149 के अनुसार नियंत्रक मालिका परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का गठन कब किया गया था दोस्तों? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का गठन कब किया गया दोस्तों? 1961 के तहत, 1963 में, 1965 में, 1971 में। तो क्या आंसर होगा दोस्तों सीबीआई की गठन? तो आंसर है दोस्तों 1963 में। कब किया गया? 1963 में दोस्तों। व्याख्या देखते हैं, देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? केंद्रीय जांच ब्यूरो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम जैसे मामलों की जांच की जाती है दोस्तों। किस एजेंसी द्वारा जांच की जाती है दोस्तों? इकोनॉमिक्स क्राइम डिवीजन के द्वारा, एंटी करप्स डिवीजन के द्वारा, स्पेशल क्राइम डिवीजन के द्वारा या राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। दोस्तों आतंकवाद से संबंधित, बम ब्लास्ट या मानव बम जैसे मामलों की जांच किस ब्रांच के द्वारा की जाती है दोस्तों?
तो आंसर होगा दोस्तों स्पेशल क्राइम डिवीजन के द्वारा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय जांच ब्यूरो की ब्रांच स्पेशल क्राइम डिवीजन देश की आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम फिरौती के लिए अपहरण के लिए चर्चित हत्याओं के संबंधी मामलों की जांच करती है दोस्तों। तो कौन सी जांच करती है दोस्तों? ब्रांच स्पेशल क्राइम डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच एजेंसी कितने डिवीजन में काम करती है? यानी सीबीआई एजेंसी कितने डिवीजनों में काम करती है दोस्तों? 2 में, 3 में, 4 में या 5 डिवीजन में? कितने डिवीजन में करती है दोस्तों केंद्रीय ब्यूरो जांच एजेंसी काम? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 डिवीजनों में करती है। कितने डिवीजनों में दोस्तों? 3 डिवीजन में। व्याख्या देखते हैं कौन कौन सी है 3 डिवीजन में दोस्तों। एंटी करप्शन डिवीजन पहली है दोस्तों, एंटी करप्शन डिवीजन। दूसरी है इकोनॉमिक्स क्राइम डिवीजन। तीसरी है स्पेशल क्राइम डिवीजन दोस्तों। कितने डिवीजन में काम करती है दोस्तों? 3 डिवीजन में। और सीबीआई भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी। तीसरा है दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई या उपयुक्त में से तीनों एजेंसी। दोस्तों प्रमुख एजेंसी है दोस्तों भारत की, तो कौन सी है दोस्तों? आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो। व्याख्या देखते हैं। भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो है। देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध से जुड़े मामलों की जांच के लिए अप्रैल 1963 में इसका गठन किया गया था दोस्तों। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन कब किया गया दोस्तों? 1963 में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।